नमस्कार। मैं डॉक्टर दिग्विजय सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ लॉ एंड गवर्नेंस, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार। In my first lecture on the topic collective bargaining, I will be discussing about the background, significance, definition, objectives, and the prerequisites of collective bargaining. इस वीडियो के प्रथम भाग में मैं सामूहिक सौदेबाजी का पृष्ठभूमि, इसका महत्व, इसकी परिभाषा, इसके उद्देश्य और इसकी पूर्व शर्तों पर, पूर्व आवश्यकताओं पर फोकस कर रहा हूं। लेक्चर के सेकंड पार्ट में मैं भारत में सामूहिक सौदेबाजी की विधिक स्थिति और अभ्यास में सामूहिक सौदेबाजी के महत्व पर फोकस करूंगा, ध्यान केंद्रित करूंगा। In this first part of my video, I will be discussing about collective bargaining background and significance, collective bargaining definition, collective bargaining objectives, collective bargaining prerequisites. सामूहिक सौदेबाजी की पृष्ठभूमि में हमें ये समझना होगा कि लेजिस्फेयर स्टेट में जब एक ऐसी स्थिति हुआ करती थी कि स्टेट को प्राइवेट इकोनॉमिक अफेयर्स में इंटरफेयर करने का अधिकार नहीं हुआ करता था। स्टेट के इंटरफेयर करने के अधिकार न होने के कारण एम्प्लॉयर्स को अनफिटेड राइट मिला हुआ था, एक अनरेस्ट्रिक्टेड राइट मिला हुआ था, और वो राइट था हायर एंड फायर। एम्प्लॉयर्स को जब वर्कर की आवश्यकता होती थी तो वर्कर को वो हायर कर लेते थे। एम्प्लॉयर्स को जब वर्कर की आवश्यकता नहीं हुआ करती थी तो वर्कर्स को वो फायर कर दिया करते थे। इस तरह से एम्प्लॉयर को एक डोमिनेटिंग पावर मिला हुआ था, और ये डोमिनेटिंग पावर एम्प्लॉयमेंट के टर्म्स एंड कंडीशंस को डिसाइड किया करता था। लेकिन जैसे ही हम वेलफेयर स्टेट की तरफ बढ़ते हैं, वेलफेयर स्टेट में स्टेट की ये जिम्मेदारी हो जाती है कि अपने प्रत्येक नागरिकों के हितों का ध्यान रखे। उसी दौरान क्वेश्चन ये उठता है कि हाउ टू इम्प्रूव सिचुएशन ऑफ वर्किंग क्लास, एंड दिस क्वेश्चन वाज बेसिकली अगेंस्ट द अनफेटर्ड राइट्स ऑफ एम्प्लॉयर्स, where employers were having dominating power to decide terms and conditions. क्वेश्चन ये था कि कैसे वर्किंग क्लास की परिस्थिति को सुधारा जाए, and this brought to the surface the potentialities of collective bargaining as a movement. Working class, they started a movement, and that movement was in the name of their united efforts, their united demands, their united representations against employer. This united effort brought to the surface the potentialities of collective bargaining, और इसी कंटेक्स्ट में कलेक्टिव बार्गेनिंग का उदय होता है।
Collective bargaining, सामूहिक सौदेबाजी, was initially adopted in industrially advanced countries including United Kingdom, United States of America, etc. हम कह सकते हैं कि कलेक्टिव बार्गेनिंग का ये जो कंसेप्ट है, ये बेसिकली इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन का रिजल्ट है। ये इंडस्ट्रियली एडवांस कंट्रीज में एम्प्लॉयर्स के अनफिटेड राइट्स के अगेंस्ट रिएक्शन का एक परिणाम है। जब हम सामूहिक सौदेबाजी को परिभाषित करने का प्रयास करते हैं तो देखते हैं कि सामूहिक सौदेबाजी का ढेर सारा परिभाषा विद्वानों के द्वारा दिया गया है। और सामूहिक सौदेबाजी एक तरह का लीगल रिकॉग्निशन ऑफ यूनाइटेड पावर ऑफ वर्कर्स। इट इज लीगल रिकॉग्निशन ऑफ यूनाइटेड पावर ऑफ वर्कर्स। सामूहिक सौदेबाजी वर्कर्स की सामूहिक शक्ति का एक विधिक रिकॉग्निशन है, विधिक मान्यता है। कलेक्टिव बार्गेनिंग शब्द का पहली बार यूज सिडनी एंड ब्रिट्राइस के द्वारा अपने बुक इंडस्ट्रियल डेमोक्रेसी में 1897 में किया गया था, और इसके बाद से अनेक विद्वानों ने इसको परिभाषित करने का प्रयास किया हुआ है। अगर इस परिभाषाओं को, विशिष्ट परिभाषाओं को हम देखें तो पहला परिभाषा हमें मिलता है हर्बीसन in 1949. Harbison defines collective bargaining as a process of accommodation between two institutions which have common and conflicting interest. इनकी इस परिभाषा में दो संस्थाएं हैं, एक है कैपिटल और एक है लेबर। इन दोनों संस्थाओं के बीच में कुछ कॉमन इंटरेस्ट है, कुछ कन्फ्लिक्टिंग इंटरेस्ट है, और कलेक्टिव बार्गेनिंग इन कॉमन और कन्फ्लिक्टिंग इंटरेस्ट के एकोमोडेशन का प्रोसेस है। अगर इन संस्थाओं के बीच में कुछ कन्फ्लिक्ट है तो उसको दूर किया जाना चाहिए, और दूर करने की इस प्रक्रिया में कलेक्टिव बार्गेनिंग एक माध्यम के रूप में यूज किया जाता है। इसके बाद अगर हम देखें तो गोल्डन ने अपनी पुस्तक कॉजेज ऑफ इंडस्ट्रियल पीस अंडर कलेक्टिव बार्गेनिंग 1949 में कलेक्टिव बार्गेनिंग को डिफाइन करने का प्रयास किया है। उनका कहना है, कलेक्टिव बार्गेनिंग इज ए मीजर टू डिस्ट्रीब्यूट इक्विटेबली the benefits derived from industry among all the participants, including employers, union, management, customer, suppliers and public. इस डेफिनेशन के अनुसार, जैसा हम जानते भी हैं कि इंडस्ट्रीज की स्थापना लाभ के लिए किया जाता है। जब इंडस्ट्री में लाभ होगा, प्रॉफिट होगा, वो प्रॉफिट किस रेशियो में मिलना चाहिए। उस प्रॉफिट पर केवल एम्प्लॉयर का हक नहीं है, उस प्रॉफिट पर केवल एम्प्लॉय का हक नहीं है, उस प्रॉफिट पर केवल मैनेजमेंट, कस्टमर या फिर पब्लिक का हक नहीं है, उस प्रॉफिट पर सबका हक है। और गोल्डन के अनुसार उस प्रॉफिट के इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन का एक माध्यम है कलेक्टिव बार्गेनिंग। कलेक्टिव बार्गेनिंग के प्रोसेस को यूज करके हम उस प्रॉफिट का इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन अमंग ऑल द पार्टिसिपेंट्स कर सकते हैं। इसके बाद जब हम सामूहिक सौदेबाजी की परिभाषा देखते हैं तो एक रेफरेंस मिलता है हमें इंटरनेशनल लेबर ऑफिस का। The manual International Labour Office 1960 defines the term collective bargaining as
negotiation about working conditions and terms of employment between employers and respective representative of workers with a view to reaching agreement. लेजिस्लेटिव स्टेट में जैसा हम जानते हैं वर्किंग कंडीशन टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट केवल और केवल एम्प्लॉयर के द्वारा निश्चित किया जाता था। वर्किंग कंडीशन के निर्धारण में, एम्प्लॉयमेंट के टर्म्स और कंडीशंस के निर्धारण में वर्कर्स का कोई विशेष रोल नहीं हुआ करता था, कोई विशिष्ट भूमिका नहीं हुआ करती थी। इसको देखते हुए इंटरनेशनल लेबर ऑफिस के मैनुअल ने कलेक्टिव बार्गेनिंग को एक नेगोशिएशन के रूप में डिफाइन किया है। एंड दिस कलेक्टिव बार्गेनिंग इज अ नेगोशिएशन अबाउट वर्किंग कंडीशंस, टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट बिटवीन एम्प्लॉयर एंड representative of workers. And the objective here is to negotiate between employer and workers with a view to reaching agreement. इन दोनों ऑर्गेनाइजेशंस के बीच, एम्प्लॉयर और वर्कर्स के बीच में वर्किंग कंडीशन को लेकर के, टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट को लेकर के एक एग्रीमेंट बने, उसके लिए नेगोशिएशन हो और वो नेगोशिएशन कलेक्टिव बार्गेनिंग के माध्यम से हो पाएगा। इसके पश्चात हमें रेफरेंस मिलता है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का, और इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन कलेक्टिव बार्गेनिंग को डिफाइन करते हुए 3 बातें कहता है। पहला, कलेक्टिव बार्गेनिंग इज अ फंडामेंटल राइट एंड द मेंबर्स ऑफ ILO हैव एन ऑब्लिगेशन टू रेस्पेक्ट, टू प्रमोट एंड टू रियलाइज इन गुड फेथ द राइट टू कलेक्टिव बार्गेनिंग। ILO का ये मैंडेट है कि उसके सारे सदस्य राष्ट्र कलेक्टिव बार्गेनिंग को रेस्पेक्ट करें, कलेक्टिव बार्गेनिंग को प्रमोट करें और कलेक्टिव बार्गेनिंग को गुड फेथ के साथ रियलाइज करें। इसके पश्चात ILO ये कहता है कि कलेक्टिव बार्गेनिंग इज अ राइट ऑफ एम्प्लॉयर and their organization on one hand and the organization representative of workers on the other hand. कलेक्टिव बार्गेनिंग के और वर्कर्स को ही नहीं मिला हुआ है, कलेक्टिव बार्गेनिंग एम्प्लॉयर का भी हो सकता है। सामान्य अर्थों में हम ये जानते हैं कि कलेक्टिव बार्गेनिंग वर्कर्स को मिला हुआ है, लेकिन ILO के अनुसार कलेक्टिव बार्गेनिंग एम्प्लॉयर का भी अधिकार है। इसके पश्चात कलेक्टिव बार्गेनिंग को लेकर के इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन कहता है कि इट शुड बी रिकॉग्नाइज्ड थ्रू द प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर। कलेक्टिव बार्गेनिंग, सामूहिक सौदेबाजी, प्राइवेट सेक्टर में और पब्लिक सेक्टर, दोनों सेक्टरों में रिकॉग्नाइज किया जाना चाहिए। लेकिन साथ ही साथ इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ये भी कहता है कि आर्म फोर्सेस, police and public servants engaged in administration of a state may be excluded from the purview of collective bargaining. सामूहिक सौदेबाजी आर्म फोर्सेस के मेंबर्स को, पुलिस के मेंबर्स को, पब्लिक सर्वेंट्स को जो कि स्टेट के एडमिनिस्ट्रेशन में सम्मिलित हैं, भूमिका निर्वहित कर रहे हैं, उनको नहीं है। इसके पश्चात सामूहिक सौदेबाजी की परिभाषा को जब हम समझने का प्रयास करते हैं तो एक रेफरेंस हमें मिलता है जेम्स ए हेली। जेम्स ए हेली इन हिज बुक क्रिएटिव कलेक्टिव बार्गेनिंग, मीटिंग द न्यू चैलेंजेस टू लेबर मैनेजमेंट रिलेशंस, 1965, defines the term collective bargaining as a process by which terms of employment and conditions of service are determined between
management and unions by agreement. जेम्स ए हेली की इस परिभाषा के अनुसार कलेक्टिव बार्गेनिंग एक प्रक्रिया है जिसके माध्यम से एम्प्लॉयमेंट की शर्तों का और सेवा की शर्तों का निर्धारण किया जाता है। यह निर्धारण मैनेजमेंट और यूनियन के बीच में एग्रीमेंट के माध्यम से किया जाता है। अगर इन शर्तों का निर्धारण उचित तरीके से किया जाएगा तो एम्प्लॉयर्स वर्कर का शोषण नहीं कर पाएगा, इसलिए इन शर्तों का निर्धारण अपरिहार्य है। Further, in fact, it is a business deal which determines the price of labor and the terms and condition of labor's employment. लेबर के प्राइस का निर्धारण, लेबर्स के एम्प्लॉयमेंट के टर्म्स और कंडीशंस का निर्धारण करने में कलेक्टिव बार्गेनिंग की महत्वपूर्ण भूमिका है। कलेक्टिव बार्गेनिंग के माध्यम से वर्कर्स को प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन मिल पाता है, वो अपनी बातें कह पाते हैं और इस पूरी प्रक्रिया में अपनी भूमिका का निर्वहन कर पाते हैं। सुप्रीम कोर्ट, द एपेक्स कोर्ट ऑफ इंडिया, ऑल्सो डिफाइंस कलेक्टिव बार्गेनिंग। सुप्रीम कोर्ट ने करनाल लेदर्स कर्मचारी संगठन बनाम लिबर्टी फुटवेयर कंपनी के केस में 1990 में कलेक्टिव बार्गेनिंग को डिफाइन किया है। According to Supreme Court, collective bargaining is a technique by which disputes as to condition of employment are resolved amicably by agreement rather than by coercion. इस परिभाषा में सुप्रीम कोर्ट का ये मानना है, ये कहना है कि एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई के बीच में, एम्प्लॉयर और वर्कर के बीच में एम्प्लॉयमेंट की शर्तों को लेकर के जो डिस्प्यूट अराइज हो रहा है, उस डिस्प्यूट का एक एमिकेबल रेजोल्यूशन आवश्यक है। उस डिस्प्यूट का कोई ऐसा रेजोल्यूशन उचित नहीं हो सकता जो कोएर्सन पर आधारित हो। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ये कहता है, द डिस्प्यूट इज सेटल्ड पीसफुली एंड वॉलंटरली ऑल्दो रिलक्टेंटली बिटवीन लेबर एंड मैनेजमेंट और लेबर के बीच में ऐसे डिस्प्यूट का सेटलमेंट शांतिपूर्वक तरीके से किया जाना चाहिए, स्वैच्छिक आधार पर किया जाना चाहिए, ना कि कोएर्सन का यूज करके किया जाना चाहिए। और इस तरह से कलेक्टिव बार्गेनिंग का एक अलग महत्व एम्प्लॉयर्स के साथ साथ एम्प्लॉइज के लिए, वर्कर्स के लिए हो जाता है। कलेक्टिव बार्गेनिंग इज वर्कर्स बिल ऑफ राइट्स। जैसे हम ह्यूमन राइट्स के केस में, अदर राइट्स के केस में बिल ऑफ राइट्स की बात करते हैं, वैसे ही कलेक्टिव बार्गेनिंग का ये जो डॉक्ट्रिन है, ये वर्कर्स के बिल ऑफ राइट्स का दर्जा प्राप्त है। इससे वर्कर्स की राइट्स का जो विधि शास्त्र है वो सामूहिक सौदेबाजी के सिद्धांत के साथ एक तरह से प्रारंभ होता है, ये माना जाता है। और आज जब हम कंपल्सरी एजुकेशन सिस्टम को एक्सेप्ट करते हैं, तो इस कंपल्सरी एजुकेशन सिस्टम में कलेक्टिव बार्गेनिंग एक प्रिंसिपल है, एक्सेप्टेड प्रिंसिपल है, जिसके आधार पर एम्प्लॉयर्स और वर्कर्स के बीच के डिस्प्यूट को सेटल किया जाता है। लेकिन इसके साथ साथ हमें ये भी समझना होगा कि कलेक्टिव बार्गेनिंग की कुछ सीमाएं भी हैं, इनके कुछ लिमिट्स भी हैं। The limit to collective bargaining is that it may become tyranny, stifling the freedom of individual workers. कलेक्टिव बार्गेनिंग इंडिविजुअल वर्कर्स को लेकर के नहीं चलता है, बल्कि यूनियन ऑफ वर्कर्स को लेकर के चलता है।
जब भी हम यूनियन ऑफ वर्कर्स की बात करेंगे तो कलेक्टिव बार्गेनिंग उस यूनियन के राइट्स और फ्रीडम्स की बात करेगा, न कि इंडिविजुअल वर्कर्स की। और इस प्रोसेस में, इस प्रक्रिया में एक इंडिविजुअल वर्कर्स के फ्रीडम को कम महत्व मिल सकता है, जिससे कि यूनियन के फ्रीडम को इंश्योर किया जा सके। इसके बाद आता है सामूहिक सौदेबाजी का उद्देश्य। सामान्य शब्दों में सामूहिक सौदेबाजी का उद्देश्य मैनेजमेंट और वर्कर्स के बीच में जितने भी डिफरेंसेस हैं, जितने भी डिस्प्यूट्स हैं, इसको सेटल करना और एम्प्लॉयमेंट के टर्म्स, सर्विस की कंडीशंस, लेबर का प्राइस डिटरमिन करना है। और इसके माध्यम से इंडस्ट्रियल रिलेशंस, पीसफुल इंडस्ट्रियल रिलेशंस को मेंटेन किया जा सकता है। लेकिन जब हम सामूहिक सौदेबाजी के उद्देश्य को समझने का प्रयास करते हैं तो हमें रेफरेंस मिलता है मैरी सूर का, जिन्होंने अपनी पुस्तक कलेक्टिव बार्गेनिंग में 1965 में सामूहिक सौदेबाजी के कुछ उद्देश्यों को बताया है। इन उद्देश्यों में शामिल है, पहला, recognize workers unions as authority in public place. The objective of collective bargaining is to recognize workers union as authority in public place. पब्लिक प्लेस में वर्कर्स के यूनियन का क्या स्टेटस होगा? जब तक पब्लिक प्लेस में वर्कर्स के यूनियन को रिकॉग्निशन नहीं मिलेगा, तब तक कलेक्टिव बार्गेनिंग नहीं हो सकता। और इसलिए सामूहिक सौदेबाजी का प्रथम उद्देश्य है वर्कर्स के यूनियन को रिकॉग्निशन देना, रिकॉग्नाइज करना। इसके बाद दूसरा उद्देश्य है सामूहिक सौदेबाजी का, to raise standard of living of workers and win better share in profit. वर्कर्स के लिविंग स्टैंडर्ड को रेज करना कलेक्टिव बार्गेनिंग के माध्यम से, और प्रॉफिट में बेटर शेयर को प्राप्त करना कलेक्टिव बार्गेनिंग का एक उद्देश्य है। कलेक्टिव बार्गेनिंग के माध्यम से वर्कर्स अपने डिमांड्स एम्प्लॉयर के अगेंस्ट रखते हैं और प्रॉफिट में अच्छा शेयर प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। तत्पश्चात अगला उद्देश्य है वर्कर्स डिजायर टू बी ट्रीटेड विथ रिस्पेक्ट। अगर वर्कर्स एम्प्लॉयर से अपने डिजायर को शेयर करते हैं तो वो डिजायर, वो इच्छाएं, वो डिमांड रिस्पेक्ट के साथ ट्रीट किया जाना। It's also a matter of human dignity that the desire of workers to be treated with respect. इसके साथ ही साथ वर्कर्स का डिसीजन मेकिंग में एक पार्टिसिपेशन होना चाहिए, डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन होना चाहिए। That democratic participation in decision making is ensured by collective bargaining. Collective bargaining का उद्देश्य एक डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन भी प्रदान करना है वर्कर्स को। इसके पश्चात सामूहिक सौदेबाजी का उद्देश्य ऑर्डरली प्रैक्टिसेस इन डिसीजन मेकिंग एंड सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट को निश्चित करना है। डिस्प्यूट के सेटलमेंट में या फिर कोई और डिसीजन लेने में जो प्रैक्टिसेस हैं वो ऑर्डरली प्रैक्टिसेस होनी चाहिए एम्प्लॉयर के द्वारा वर्कर्स के। और अंत में सामूहिक सौदेबाजी का उद्देश्य है डिफेंड एंड प्रमोट वर्कर्स इंटरेस्ट थ्रू आउट द कंट्री। द प्राइम ऑब्जेक्टिव ऑफ collective bargaining is to defend and promote workers' interest. अगर हम इसको कंक्लूड करें तो कह सकते हैं द ऑब्जेक्टिव ऑफ कलेक्टिव बार्गेनिंग इज टू रिजॉल्व डिफरेंसेस बिटवीन पार्टीज इन रिस्पेक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट
non-employment, terms of employment, condition of service of members of सामूहिक सौदेबाजी एक प्रक्रिया है जिसके माध्यम से हम एम्प्लॉयर और वर्कर्स के बीच के डिफरेंसेस को दूर करने का प्रयास करते हैं। ये डिफरेंसेस एम्प्लॉयमेंट के से संबंधित हो सकते हैं, नॉन एम्प्लॉयमेंट से संबंधित हो सकते हैं, टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट से संबंधित हो सकते हैं और साथ ही साथ कंडीशन ऑफ सर्विस से संबंधित हो सकता है। इन सारे डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने में कलेक्टिव बार्गेनिंग की एक महत्वपूर्ण भूमिका है और यही कलेक्टिव बार्गेनिंग का ऑब्जेक्टिव भी है। आगे बढ़ते हैं और सामूहिक सौदेबाजी की पूर्व आवश्यकताओं को जानने का प्रयास करते हैं। एक सफल सामूहिक सौदेबाजी के लिए कुछ पूर्व आवश्यकताएं हैं और इन पूर्व आवश्यकताओं का पूरा किया जाना होना आवश्यक है। These are the prerequisites of successful collective bargaining. पहला है फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन। अगर वर्किंग क्लास को वर्कर्स को फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन मिला होगा तभी वो सामूहिक सौदेबाजी कर पाएंगे, तभी वो कलेक्टिव बार्गेनिंग कर पाएंगे, अन्यथा नहीं। ये फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन भारत में अगर हम देखें तो अनुच्छेद 19 में सिटीजन्स को प्राप्त है, नागरिकों को प्राप्त है और नागरिकों में वर्कर्स भी शामिल हैं। वर्कर्स इस फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन का यूज करके कलेक्टिव बार्गेनिंग को अडॉप्ट कर सकते हैं। दूसरी पूर्व आवश्यकता है स्ट्रॉन्ग और स्टेबल ट्रेड यूनियन का होना। कलेक्टिव बार्गेनिंग, कलेक्टिव डिमांड ऑफ वर्कर्स is always done by the representatives of workers, by the organization of workers, and that is trade union. अगर एक मजबूत सशक्त ट्रेड यूनियन होगा तो वो ट्रेड यूनियन वर्कर के कंसर्न्स को रिप्रेजेंट करेगा और कलेक्टिव बार्गेनिंग के माध्यम से वर्कर्स के डिमांड्स को पूरा करने का प्रयास करेगा। और इसलिए एक सफल सामूहिक सौदेबाजी के लिए एक मजबूत ट्रेड यूनियन होना आवश्यक है। मजबूत ट्रेड यूनियन होने के लिए ट्रेड यूनियन का रिकॉग्निशन आवश्यक है। अगर विधिक रूप से ट्रेड यूनियन को मान्यता प्राप्त है, ट्रेड यूनियन रजिस्टर्ड है, ट्रेड यूनियन एक विधिक व्यक्ति के रूप में रिकॉग्नाइज किया गया है, तो वह ट्रेड यूनियन सामूहिक सौदेबाजी को इन्फोर्स करने में, उसको प्राप्त करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन कर सकता है। इसके पश्चात सामूहिक सौदेबाजी के लिए आवश्यकता है विलिंगनेस ऑफ गिव एंड टेक। एम्प्लॉयर्स और वर्कर्स दोनों के लिए आवश्यक है कि वो विलिंगनेस ऑफ गिव एंड टेक के अप्रोच को अडॉप्ट करें। Not all the demands of workers may be fulfilled, and thus workers must also be ready to give and employers have to fulfill maximum demands of workers, and thus employers must follow this approach of willingness of give and take। गिव एंड टेक का अप्रोच एम्प्लॉयर्स और वर्कर्स दोनों के लिए आवश्यक है। इसके पश्चात एक सफल सामूहिक सौदेबाजी के लिए आवश्यकता है कि अनफेयर लेबर प्रैक्टिसेस ना हो। एम्प्लॉयर के द्वारा अनफेयर लेबर प्रैक्टिसेस का फॉलो किया जाना सामूहिक सौदेबाजी के लिए एक नकारात्मक अभ्यास होगा। Absence of unfair labor practice is a prerequisite of successful collective bargaining। इस तरह से इस लेक्चर के प्रथम भाग में हम सामूहिक सौदेबाजी की पृष्ठभूमि, सामूहिक सौदेबाजी का महत्व
सामूहिक सौदेबाजी की परिभाषा, इसका उद्देश्य और इसकी पूर्व आवश्यकताओं को समझने का प्रयास किया है। लेक्चर के अगले भाग में, भाग 2 में, हम भारत में सामूहिक सौदेबाजी की विधिक स्थिति और अभ्यास में सामूहिक सौदेबाजी कैसे कार्य कर रहा है, इस पे ध्यान केंद्रित करेंगे। धन्यवाद।